नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आकेश आप सभी का अपना चैनल विद्या मंदिर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो वर्ण और वर्णमाला पर होगा। मैं पिछले कई वीडियो में वर्ण और वर्णमाला के कई वीडियो बना चुका हूं और अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मैं इसमें फुल कंसेप्ट अपनी तरह से देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। मैं आशा करता हूं कि जो भी ये शुरू से लास्ट तक के वीडियो देखेंगे वो नया चीज़ जरूर कुछ सीखेंगे। तो मैं अब सीधे शुरू करता हूं अपनी पढ़ाई से। आज का टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण का दूसरा नाम एक अक्षर होता है, तो आप वर्ण और अक्षर में कंफ्यूज सबसे पहले नहीं होइएगा। वर्ण और अक्षर को वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्ण को सजाकर लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण है क्या? तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। इतना आप समझ गए हैं, पिछले वीडियो में मैं भी बताया हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो शब्द पर ज़्यादा प्रयास करूंगा। पहला शुद्ध लिखना, फिर शुद्ध पढ़ना, क्योंकि सबसे पहले वर्ण को शुद्ध अगर आप नहीं लिख पाएंगे, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आपको शब्द भी उसी प्रकार दिक्कत करेगा। शब्द दिक्कत करेगा तो फिर सेंटेंस तो फिर कहानी, उसी प्रकार आप गलत करते चले जाइएगा। तो इसे सबसे पहले वर्ण हिंदी सीखना है तो इसको सबसे छोटी इकाई को मजबूती बनाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप कर फिर हम कंप्लीट उसे अच्छी तरह से शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो वर्ण और वर्णमाला पर हम बता दिए, उनका कंसेप्ट दे दिए हैं। और हम सबसे पहले वर्ण को लिखने में किन किन बातों पर ध्यान देंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। तो वर्ण सबसे पहले लिखते हैं। जब वर्ण को लिखने के लिए, जैसे वर्ण को 4 रेखाओं की मदद से लिखी जाती है। जब वर्ण को लिखते हैं तो उसमें 4 रेखाओं की मदद ली जाती है। सबसे पहले आड़ी रेखा, जब सीधा लिखते हैं पृथ्वी के समांतर या सीधा लिखते हैं उसे आड़ी रेखा का तिरछी रेखा। जब रेखा को तिरछी लिखते हैं तो उसे तिरछी रेखा है। खड़ी रेखा, जब खड़ा लिखते हैं, जिस प्रकार इधर लिखा है खड़ा लिखते हैं उसे खड़ी रेखा। आधी गोल रेखा, आधा जब पूरा गोल करके आधा काट देते हैं तो उसे आधी रेखा इस प्रकार भी लिखा जाता है, जिसे इस प्रकार भी आधी रेखा है। तो ये 4 वर्ण को लिखने में 4 रेखाओं का प्रयोग होता है। इसीलिए कोई भी टीचर या पेरेंट्स बोलते हैं कि लिख रहे हो तो शुद्ध और गोल लिखो। अब गोल लिखने का मतलब वहाँ बोलता है जहाँ पर आधी गोल रेखा है वहाँ पर पूरा गोल लिखो ताकि तुम्हारा अक्षर बैठे, और जहाँ आड़ी रेखा वहाँ सीधा लिखो। बोलता है कि सीधा गोल लिखो। इसी का चार वर्ण को 4 रेखाओं की मदद ली जाती है। तो इसी चारों रेखाओं की मदद से वर्ण लिखते हैं। तो आप शायद लिखने में आप दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट दे दिया हूँ कि किस प्रकार लिखते हैं। इसका उपयोग कर हम वर्ण लिखते हैं। हम पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा किए थे, लेकिन एक कंप्लीट वर्ण और वर्णमाला से कंप्लीट वीडियो है तो फिर से मैं इस पर चर्चा किए हैं। तो आड़ी रेखा मैंने आप समझ गए, फिर तिरछी रेखा, फिर खड़ी रेखा, फिर आधी गोल रेखा। इस पर आप रिवाइज भी कर सकते हैं खुद से, क्योंकि मैं भी रिवाइज करूंगा तो आज का वीडियो तो लंबा होगा ही। अगर इस पर और डिटेल करूंगा तो फिर ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन आपका खुद का अथी है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। मैं कंसेप्ट इसका दे दिया हूँ। अब सीधी चर्चा करते हैं वर्ण पर। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं? तो वर्ण लिखा हूँ, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 52 है। तो वर्णों की संख्या 52 है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया। तो
हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 52 है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, वो देखे बोर्ड पर लिखकर मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, फिर आएगा क्वेश्चन, स्वर्ण वर्ण कितने हैं या किसे, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण पहले, सबसे पहले मैं लिया हूँ, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। याद रखिएगा, ये सब क्लास 1, 2, 3, 4, 5 का नहीं है, क्लास 8 से ऊपर के लिए है। तो आप ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा ये सब को। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। स्वर्ण वर्ण कहते किसको है, तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। लेकिन मैं, अगर आपको परिभाषा याद नहीं होता है तो आप उसका उदाहरण पूरी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि उदाहरण का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर उदाहरण याद रहेगा तो उदाहरण से रिलेटेड आप उसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको सजेशन करता हूं कि आप उदाहरण को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, उसे याद रखिएगा, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर परिभाषा याद होता है तो ठीक है कि याद कर लीजिए, अगर नहीं याद होता है तो उदाहरण को कन्फर्म याद रखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण। तो स्वर्ण वर्ण हम बता दें, हिंदी भाषा की स्वर्ण वर्ण वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11, जैसे आ ई उ री ए ओ औ। आ से लेकर औ तक स्वर्ण वर्ण है, उनकी संख्या 11 है। स्वर्ण वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर्ण, फिर दूसरा दीर्घ स्वर्ण। ह्रस्व स्वर्ण की संख्या 4 है, उनकी संख्या 4 है, जैसे आ ई उ री। ह्रस्व स्वर्ण किसे कहते हैं, वैसे स्वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर्ण कहते हैं। वैसे स्वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर्ण कहते हैं। जैसे अ ई उ री, इसमें कम समय लगता है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इसको ह्रस्व स्वर्ण कहते हैं। और दीर्घ स्वर्ण, ह्रस्व स्वर्ण का दूसरा नाम मूल स्वर्ण भी इसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर्ण को मूल स्वर भी कहते हैं। तो आप अगर इसको परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो ह्रस्व स्वर्ण का उदाहरण आप कंफर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर दूसरा दीर्घ स्वर्ण। दीर्घ स्वर्ण किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ओ औ। तो दीर्घ स्वर्ण की संख्या 7 है और दीर्घ स्वर्ण कहते किसको है, तो वैसे स्वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर्ण से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। फिर से एक बार, दीर्घ स्वर्ण वैसे स्वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें लगा आ तो इसमें आ, तो इसमें ई तो ई, उ तो उ, ए ओ ए ओ औ। ह्रस्व स्वर्ण से दुगना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। तो इन दोनों का डिफिनेशन संख्या बता दी है। फिर आगे हम व्यंजन वर्ण पर चर्चा करते हैं। तो आप ऊपर स्वर्ण वर्ण की डिटेल से आप अध्ययन कर लीजिएगा, रिवाइज कर ले। इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिएगा कि आप ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो टॉपिक में दिक्कत है मैं उसका जवाब दूंगा। तो स्वर्ण वर्ण मैं समझा दिया। फिर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे उच्चारण में ध्यान दीजिएगा, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे उसका वर्ग भी लिख दिए हैं। जैसे का में आ होता है, का में आ। अगर इसका व्यंजन अगर स्वर को अलग किया जाता है तो उसको सिर्फ बोला जाता है क, ख, ग। अगर इसको अगर इसमें स्वर्ण वर्ण को हटाइएगा तो उसमें ऐसे व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण की सहायता से
मिलकर व्यंजन वर्ण बना है। जैसे क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसी प्रकार अंतस्थ फिर ऊष्म य र ल व, तलावी स मूर्धन स दंत स हा। तो इन सभी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। अगर वर्ण पूरा मिलाकर अगर वामन है और तो वामन को छोड़कर सभी जितने भी वर्ण है वो व्यंजन वर्ण है। लेकिन हमारे बिहार बोर्ड व्यंजन वर्ण को सिर्फ उस वर्ण तक ही रखा गया। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर पवर अंतस्थ और उष्म तक के वर्ण को ही व्यंजन वर्ण रखा गया है। इन सभी को और दूसरे अथी में कैटेगरी में रखा गया है। तो आप अगर बिहार बोर्ड के बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड को नियम को फॉलो करना है। तो वर्ण की संख्या अगर आपसे पूछे जाए तो आप 33 बोलिएगा, 33। का से लेकर हा तक, जिसमें कवर्ग क ख ग घ ड़। मैं पिछले वीडियो में इसका उच्चारण के बारे में बताया हूँ कि उच्चारण के आधार पर इसका वर्ग का नामांकन किया गया है। जैसे क ख ग घ ड़, तो जिस उच्चारण के आधार पर इसका वर्ग का उसका पहला लेटर के नाम पर उसका वर्ग रखा गया है। जैसे क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। फिर अंतस्थ या रा ला हुआ को अंतस्थ कहते हैं। उष्म तलावी सा मूर्धन सा दंत सा हा को उष्म वर्ण कहते हैं। फिर 33 को व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के अलावा फिर मिलता है आपको संयुक्त वर्ण। संयुक्त में छ तरा ज्ञा सरा को संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण फिर इधर हम समझाएंगे संयुक्त वर्ण। फिर अयोगवा अंशवर आ विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। अयोगवा अंशवर। इसको अगर व्याकरण के भाषा में अगर इसे बोला जाए तो इसे अनुस्वर, ऐसे अनुनासिक कहा जाता है। इसे अनुस्वर, इसे अनुस्वर, ऐसे विसर्ग यहाँ पर ठीक है। फिर द्विगुण अड़ा अड़ा, अगर टा ठा डा और ढा के अगर नीचे बिंदु दे देते हैं, डा के अगर ट ठा डा के अगर नीचे बिंदु दे देते तो उसका ध्वनि अड़ा हो जाता है, उसका उच्चारण अड़ा होता है, उसका ध्वनि अड़ा निकलने लगता है। अगर डा के बीचों अगर ढा के बीचों अगर निकल देते तो अड़ा निकलता है। इसका थोड़ा सा अंतर होता है स्लाइटली, उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जिस समय आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उस समय आपको समझ में आ गए। तो इन दोनों वर्ण को द्विगुण कहते हैं क्योंकि इसमें इसके 2 गुण है, इसीलिए इसका वर्ग का नाम है द्विगुण। और अंशवर आ विसर्ग को अयोगवा कहते हैं संयुक्त वर्ण। छ तरा ज्ञा सरा को संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन में मैं आपको समझा दिया। आप फिर से अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो 1 से 2 बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी भाषा के लिए। तो संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो संयुक्त वर्ण की संख्या 4 और हलंत। अगर जिस समय अगर इसमें का में हलंत है तो समझ जाइए कि इसमें स्वर्ण वर्ण नहीं है। जिस वर्णों में अगर हलंत लग जाए तो उसमें आप समझिए कि उसमें स्वर्ण वर्ण नहीं है। अगर चा में अगर हलंत लगे तो ये सिर्फ व्यंजन वर्ण है, उसमें स्वर्ण वर्ण नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला वर्ण में सभी में सिर्फ व्यंजन वर्ण है, लेकिन दूसरा में स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों है। जैसे छा में संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है। इसका डिफिनेशन अगर समझना चाहते हैं तो वैसे 2 वर्ण जिसके मिलने से एक वर्ण बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे 2 वर्ण जब मिलते हैं, मिलकर कोई वर्ण बनता है तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे क और मूर्धनी सा तो छा हो जाता है, ता और रा तो तरा हो जाता है, जा प्लस या तो ज्ञा होता है, सा प्लस रा तो सरा होता है। तो आप इसको ये सभी शुद्ध व्यंजन वर्ण है। इसमें स्वर्ण वर्ण भी है और व्यंजन वर्ण तो है ही। स्वर्ण वर्ण इसमें शामिल है, इसमें सिर्फ व्यंजन वर्ण है। इसमें हलंत, क्योंकि इसमें हलंत लगा तो ये सिर्फ व्यंजन वर्ण है।
इसी करके मिला संयुक्त वर्ण। तो 4 को संयुक्त वर्ण होता है। और फिर आपको समझा देते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक, अंशस्वर और चंद बिंदु, इन दोनों एक ही वर्ण है। इन दोनों को हिंदी ग्रामर या में एक ही वर्ण है, इसमें थोड़ा सा उच्चारण में अंतर है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और चंद बिंदु का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। तो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा शब्द में या वाक्य में, तो आपको ये अंतर समझ में आने लगेगा पूरा तरह से। तो इन सभी का पूरा कंसेप्ट मैं आपको देने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में। लेकिन आपका ये पूरा कंसेप्ट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फुल एकदम अपनी तरफ से, तो ये आपका कंसेप्ट अधूरा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सब कंसेप्टों के साथ आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और फिर क्योंकि ये वर्ण और वर्णमाला से मेरा अंतिम टॉपिक है, लास्ट है, फिर मैं सीधे शब्द के बारे में नेक्स्ट वीडियो शब्द से रिलेटेड रहेंगे। तो आप से कहना चाहता हूँ कि ये सब कंसेप्ट लेने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और अंत में अगर इन सभी को समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री को तोड़कर वर्णों में लिखें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और आपको इन सभी किस प्रकार आपको समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का वीडियो इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।